शेयर करता हूँ स्क्रीन। अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट से बस एक रिवीजन थोड़ा सा पीछे से करते हैं। ठीक है, ठीक है। चैप्टर 10 से। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने बात की कि भाई दे आर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। पहले IS 32 है, IFRS 7 है, IFRS 9 है। IS 32 में क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, कि हम उसको लाइबिलिटी करना है या इक्विटी करना है, और प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स जो हम शायद आज डिस्कस करेंगे, कंपाउंड वाले। IFRS 7 जो हम आगे डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर विच रिवाइज सिंप्लीफाइड इनकॉर्पोरेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स प्रीवियसली इन IS 32। IS 32 के बाद IFRS 7 हम नीचे पढ़ेंगे। फिर IFRS 9 है, उसमें हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिकग्निशन, डी रिकग्निशन की, उसको कब रिकग्नाइज करना है कब नहीं करना है, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इम्पेयरमेंट, और जनरल हेज अकाउंटिंग। ठीक है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट आपका कैश हो सकता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो सकता है टू रिसीव कैश और टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज नॉन डेरिवेटिव। या तो नॉन डेरिवेटिव होगा या डेरिवेटिव होगा, जिसकी वैल्यू किसी चीज पर डिपेंड कर रही होगी। फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी उसका वाइस वर्स हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन है कि आपने डिलीवर करना है कैश या कोई एसेट देना है, इसमें भी नॉन डेरिवेटिव डेरिवेटिव हो सकता है। फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका equity instrument any contract that evidences the residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Fair value is the price that would be received to sell an asset or transfer liability in an ordinary transaction. Fair value होती है। डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इसकी वैल्यू चेंज होती हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो कम हो या तो नहीं हो, या फिर और तीसरी चीज फ्यूचर डेट पे सेटल हो। तो ये तीनों चीजें अगर एक चीज के अंदर है तो वो डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, फिर हमें सब कुछ टर्म्स को देखना है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो राइटिंग में हो, एग्रीमेंट हो पूरा, सही है, जरूरी नहीं है पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो रहा हो कि एग्रीमेंट के हिसाब से हो रहा हो। फिर एंटिटी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है। फिर जो फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन है, लाइबिलिटी डेफिनेशंस हैं, ये हमने देखी। फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑप्शंस, शेयर हो सकते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर आपके ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। अच्छा, फिर हमने बात की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उसमें प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपके रिसीवेबल, पेबल, इक्विटी हैं, और फिर दूसरे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी इंटरेस्ट रेट स्वैप की, करेंसी स्वैप की। फिर IS 32 बताता है कि भाई आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये चीजें नहीं है, क्या फिजिकल एसेट्स नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, लाइबिलिटीज नहीं है, और कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एजुकेशन ऑब्लिगेशन जिसमें कोई ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट ना हो रहा हो, तो वो भी नहीं है। ठीक है, फिर ये तो क्वेश्चन है। फिर हमने बात की थी कंटीजेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की। ठीक है, कंटीजेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज रिस्पेक्टिवली बिकॉज ऑफ। एक ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, हम्म। ये जो हमने अभी तक कवर किया है, इसमें इस इसको याद करने, इसमें याद करने वाली भी कुछ चीज है। याद करने वाली थोड़ी सी चीजें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने डेरिवेटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। हम्म। ठीक है, ये हो सकते हैं कि भाई डेरिवेटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, लेकिन हमने ये चीजें सारी अपनी माइंड में रखनी है, क्योंकि ये फिर आगे जाके हमारी एक तरीके से जब हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे ना, जब हम रिकग्निशन की बात कर रहे होंगे, डी रिकग्निशन की बात कर रहे होंगे, तो वहां पे ये चीजें हमें काम आएंगी। मतलब वो कह सकते हैं यार ये आपका फिजिकल एसेट है और ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, हम बोलेंगे नहीं, ये फिजिकल एसेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो उसने बताया ना कि भाई ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिजिकल एसेट्स, तो वहां पे ये टेस्ट कर सकता है कि भाई वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डाल होगा फिजिकल एसेट्स, तो हमें बताना पड़ेगा फिजिकल एसेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं जाएंगे। तो ये पता होना चाहिए, पता होगा तभी आप उसको अप्लाई कर सकोगे ना। अच्छा, ये पेज नंबर कितना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया? कि मैंने अभी तक बुक प्रिंट नहीं की। हमने अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 169 है, मतलब स्टार्ट ये चैप्टर 169 से हो रहा है, और अभी जिस पेज नंबर पे मैं हूँ वो 172 है, 173 है एक्चुअली, 173 का स्टार्ट है, बुक का 173, PDF का 190।
अच्छा। सामने आपकी स्क्रीन पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। जी जी। आगे चलूं? चले। ठीक है। कंटीजेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। वाइस वर्स होगा कि आप फाइनेंशियल एसेट्स में जाएंगे या लाइबिलिटीज में जाएंगे। ठीक है। इसमें आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब इनको ये देखना पड़ेगा रिकग्निशन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं नहीं करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन हम इसको रिकग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है। ठीक है। जैसे हम कल भी एक बात कर रहे थे, आपने बात की थी कि यार ये मेरी एक चीज होती है, इसको मैं हम लोग लोन देते हैं वो शॉर्ट सेलिंग पे, ये सब सारी चीजें, तो हम वो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी तो है, लेकिन रिकग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे वो डिपेंड करेगा आगे आईएएस पढ़ने के बाद। फाइनेंशियल लायबिलिटी नो फॉल कर रहा है, लेकिन आपने उसको बैलेंस शीट में रिकग्नाइज करना है नहीं करना ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो जिसकी वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड कर रही होगी। सही। एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये आपका डेरिवेटिव है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये डेरिवेटिव है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फिक्स प्राइस एट फिक्स फ्यूचर डेट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं और ट्रेड ट्रेड हो रहे होते हैं एक्सचेंज पे। फिर ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपके पास होल्डर के पास ऑप्शन होता है टू एक्सरसाइज और नॉट। ठीक है। फिर हमने स्वैप्स की बात की थी जिसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप्स आ रहे होते हैं। सही है। हमें प्रॉब्लम आती है डेरिवेटिव के अंदर क्योंकि उनकी वैल्यू अनसर्टेन होती है, रिस्क उसमें ज्यादा होता है। ठीक है। और इसमें कोई इनिशियल कॉस्ट नहीं हो रही होती है, इस वजह से हमें रिकग्नाइज करने में मसला हो रहा होता है। ठीक है। लेकिन रिस्क इसमें होता ही, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है। नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, जो एक पीछे क्वेश्चन आया था, क्योंकि क्या मतलब? साथ साथ अगर क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे तो फिर हमें समझ आएगा। अभी नीचे, अभी क्योंकि ये सारी चीजें वो डेफिनेशन बता रहे हैं, अभी नीचे एक चीज टेस्ट है जो मैं अभी डील करता हूँ कि अभी हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में आए नहीं है, पूरी हमने एक फुल फ्लैज चीज पढ़ी नहीं है ना अभी। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहा है, यार इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। सही से। ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गए, उसमें आईएस 13 शुड बी अप्लाइड इन प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सॉरी, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। अब हम प्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे? फिर हमने कहा था यार ये वाले आइटम्स इसमें एक्सक्लूड होंगे। ठीक है। सब्सिडरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, पेंशंस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट ट्रांजैक्शन, पेमेंट बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक, जियोलॉजिकल, अदर फिजिकल वेरिएबल्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस है उसके लिए अलग आईएफआरएस है, वो वहां डील करेगा। फिर हमने बात की थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हमें दो तरीके से तोड़ना पड़ेगा, लायबिलिटी है या इक्विटी है। ठीक है। और क्रिटिकल फीचर क्या होगा उसमें? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। ठीक है। ये हमारा मेन क्रिटिकल फीचर होगा इनको तोड़ने के लिए। ठीक है। फिर वी विल नॉट सी ओनली द सब्सटेंस, नॉट देयर मेयरली देयर लीगल फॉर्म, वी विल सी द सब्सटेंस एज वेल। ठीक है। क्या वो फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी को हम उसको किस तरह डील करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज अ लायबिलिटी एंड इक्विटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग: सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। कि डेफिनेशन क्या कह रही है फाइनेंशियल लायबिलिटी की? फाइनेंशियल लायबिलिटी बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, क्रिटिकल फीचर, ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर। ठीक है। इसके अलावा जो होगा सारा इक्विटी होगा फाइनेंशियल। और हम ये नहीं देखेंगे कि भाई इसकी सेटलमेंट कैसे हो रही है। ठीक है। इसकी सेटलमेंट को हम नहीं देखेंगे। फिर इसके बाद इफ द क्रिटिकल फीचर इज नॉट मेट, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई हमारे पास टेस्ट नहीं है, अगर वो चीज फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। फिर ऑल दो सब्सटेंस एंड लीगल फॉर्म आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर, अगर कोई नहीं है तो हम लीगल फॉर्म को नहीं सब्सटेंस फॉर्म को देखेंगे। ठीक है। एग्जांपल्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की? इसके अंदर विच मस्ट बी रिडीम बाय द इशूअर और फिक्स्ड और अमाउंट फ्यूचर डेट, इन सच केस इशूअर हैज एन ऑब्लिगेशन देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फिर क्यूमुलेटिव इररिमूवेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो, while the issuer does not redeem the preference shares, there is an obligation on the issuer to pay fixed dividends. If the entity has insufficient retained earnings in a given year, the dividends still must be paid in future years. Again because the issuer has an obligation, तो फिर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। जो आपने चीज एक दफा रिकॉग्नाइज कर ली आगे तक वही चलती रहेगी। ठीक है। फिर मेरे ख्याल से हम यहां तक थे। सही है। अभी हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर कंटीजेंट सेटलमेंट प्रोविजंस, एंटिटी में इशू अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट where the way in which it is settled depends on। ठीक है। entity may issue a financial instrument where the way in which it is settled depends on।
अब डिपेंड किस पे करेगा, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। एक आगे की बात कर रहा है कि भाई हम वो फ्यूचर इवेंट होगा या नहीं होगा, सही, हम कंटीजेंट की बात कर रहे हैं। फिर आउटकम ऑफ अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये किसी भी अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस के आउटकम हो सकती है, सही है, दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ द होल्डर एंड इशूअर। फॉर एग्जाम्पल, an entity might have to deliver cash instead of issuing equity shares। सही है, एक कंपनी को क्या पता कैश देना पड़े instead of issuing equity share। In this situation, it is not immediately clear whether the entity has an equity instrument or financial liability, क्योंकि यहां पे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या पता हमें कैश देना पड़े, क्या पता हमें शेयर्स देने पड़े। तो अब इसको आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में डालोगे या फाइनेंशियल लायबिलिटी में डालोगे, सही है। तो इसको हम कह रहे हैं सच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट इज रिमोट। अगर अभी हम इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी में लेके जाएंगे, ठीक है, हम जैसे फॉर एग्जांपल एहतियात करेंगे कि भाई हम इक्विटी में ले जाएंगे, नहीं ले जा रहे क्योंकि हम लायबिलिटी में ले जा रहे हैं, क्या पता हमें आगे पॉसिबिलिटी है सेटलमेंट, हमें देने पड़े पैसे, ठीक है। अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट बहुत ज्यादा रिमोट हो जाए कि भाई नहीं आप पैसे देंगे ही नहीं बिल्कुल भी, तो फिर तो सही है, आप इसको इक्विटी में ले जाओगे, वरना आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी ही सपोज करोगे अगर ऐसा सिनेरियो आ रहा है, ठीक है। अब ये इसके सिनेरियो टेस्ट एग्जांपल आपको बताएं इसकी जरा, कैसे? यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है ना, फॉर एग्जांपल एंटिटी माइट हैव टू डिलीवर कैश इंस्टेड ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स। आपने किसी को अपने शेयर्स सेल किए, ठीक है, अब उसमें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि भाई या तो आपको पैसे उसको देने पड़ेंगे या तो आपको इक्विटी शेयर्स ही देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये इस वक्त क्लियर नहीं हो रहा कि भाई एंटिटी जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उसके पास, या फाइनेंशियल लायबिलिटी है इसके ऊपर। तो अब फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि क्या पता आपको पैसे, आपको लायबिलिटी पे जाना पड़ेगा ताकि आप एहतियात करोगे कि आप लायबिलिटी में इसको इशू करो, या आपकी लायबिलिटी में आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे कि ये लायबिलिटी है, इक्विटी नहीं लोगे, क्योंकि क्या पता आपको देना पड़े, अनलेस कि आपके पास बहुत ज्यादा रिमोट चांसेस हो कि भाई नहीं यार शेयर्स ही देने पड़ेंगे, कैश नहीं देना पड़ेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी, जरा ऊपर जाए जरा दोबारा, हम्म, एक मिनट। एनी एंटिटी में इशू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में this settle depends on uncertainty. Settle. आगे चलूं। नहीं, अगर ये अगर है ही अनसर्टेनिटी तो फिर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं है अनसर्टेन, लेकिन ये आपने आपकी लायबिलिटी तो है ना, आपने कहीं ना कहीं तो उसको कैसे, लेके जाना है ना। नहीं ठीक है, कैसे लेके दो जाना दो है? दो ऑप्शंस हैं आपके पास, देखिए आप एक चीज को तो आप एक एग्रीमेंट तो कर चुके हो। अब इस एग्रीमेंट में ये नहीं पता चल रहा कि आपको या तो कैश देना पड़ेगा या तो आपको अपने इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। ये एग्रीमेंट तो आपका हो चुका है, लेकिन एग्रीमेंट में ये समझ नहीं आ रहा कि या कुछ सर्कमस्टांसेस पे आपको कैश देना पड़ेगा, कुछ सर्कमस्टांसेस पे आपको इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे। उस ये तो एग्रीमेंट तो हो चुका है, एक काम तो हो चुका है, अब उसको रिकग्नाइज कैसे करना है ये बात है। एग्रीमेंट तो कर लिया है आपने, बिकॉज इट इज कंटीजेंट सेटलमेंट प्रोविजन, आपकी एक सेटलमेंट होनी है आगे जाके, किसी भी तरीके से कोई भी चीज आपने खरीदी है फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपकी एक सेटलमेंट होनी है आगे जाके, लेकिन कैसे होनी है ये नहीं पता चल रहा। वहां पे हमने बात की थी ना कि यार आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो है ना वो चीज लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या फिर इक्विटी है। तो हमने कहा था यार कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी तब होगी जब आपको ये पता हो कि आपके पास से कोई ऑब्लिगेशन है कि आप पैसे दोगे। अब यहाँ मसला ये हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि ये इसमें क्लियर नहीं है, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स या आउटकम ऑफ अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो सकता है आगे जाके। तो यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा, जब क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ही ले जाओगे, ये कह रहा है। हाँ, लेकिन लाइबिलिटी में लेके जाने के लिए कुछ तो होगा ना भाई, क्या वैल्यू होगी, मैं किस तरह नहीं उसको? वैल्यू तो वो बताएगा, वैल्यू की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वैल्यू तो वो बताएगा, वैल्यू की बात नहीं हो रही है, वैल्यू तो वो क्लियर करेगा। लेकिन आप उसको फाइनेंशियल, अभी देखो हमारा काम वैल्यू पे नहीं है, हमारा काम है कि हमें किस हेड में उसको डालना है। अभी तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, वैल्यू तो हमारा अकाउंटेंट निकाल चुका है, सही है। हमने उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी में डालना है या इक्विटी में डालना है, ये सवाल है।
तो और ये कह रहा है स्टैंडर्ड कि भाई इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी में डालना है आपने। सही है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा एक ही सवाल है, वो है अनसर्टिनिटी के ऊपर। एक एक मिनट मुझे दें, एक कॉल आ रही है, एक मिनट में बात करता हूँ, एक मिनट। हेलो। वो भी सो रही है उसकी तरफ से। हेलो। हेलो। मैं म्यूट तो नहीं कर रहा था। हेलो। जी जी जी। तो आप क्या कह रहे हो अनसर्टेनिटी का? अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई कि एंटिटी मे इशू अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम्म। तो पहला बाब, इसका मतलब नहीं, ये हम मतलब इस। हम हम इशू कर रहे हैं। हम्म। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं और हम एक लाइबिल अपने ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं जिसमें हमें पता नहीं है कि हम उसको फ्यूचर डेट में सेटल कैसे करेंगे, या तो कैश देंगे या तो इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि भाई इसको आप, अभी हम जब आगे चलेंगे ना, जब कोई एक लाइव एग्जांपल आएगी तो मेरे ख्याल आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ याद रखने की चीज ये है कि भाई आपने जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, जब आपने इसको तोड़ना है फाइनेंशियल लायबिलिटी में और इक्विटी में, अगर आपके पास दो चांसेस हैं जो कि हमें पता नहीं आगे जाके होगा क्या, तो आपने उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी में लेके जाना है, इक्विटी में लेके नहीं जाना है। इक्विटी खतरे वाली चीज है, फाइनेंशियल लायबिलिटी एहतियात वाली चीज है। आप एहतियात करोगे, खतरे की तरफ नहीं जाओगे। ये स्टैंडर्ड कह रहा है। देखिए, अब सिनेरियो सामने आएगा ना, तो सिनेरियो में अच्छा, आपने रिकग्नाइज करना होगा उसको। वो बिल्कुल क्लियर ये कह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप, अगर अनसर्टिनिटी अनसर्टेनिटी है तो वो लाइबिलिटी मिल जाएगा। बिल्कुल लाइबिलिटी में ही डालना होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। एक्चुअली ये मुझे 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 भी ये लाइन बाय लाइन आपके साथ पढ़ना पड़ेगा, वरना मुझे समझ नहीं आएगी। हो सकता है इस तरीके से हो। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपको मैं उस पे, आप मुझे एक, मैं आपसे एक सवाल भी मुझे ये पूछना था कि आपका इरादा पेपर देने का कब है? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले तो मेरी पेस बड़ी स्लो है। मुझे तो एक एक स्टैंडर्ड को खुद पढ़ना है अभी। ये जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना, इस सही है। तरह मुझे फिर इस बुक को खुद भी पढ़ना है। फिर मुझे इसको खुद अपने अपने हिसाब से समझना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। सही है। आ, उसके बाद ही मैं जब मैं कंफर्टेबल समझता हूँ कि भाई मैं आप कर सकता हूँ, पेपर दे सकता हूँ, तभी मैं दूंगा। लेकिन एक लेकिन टारगेट तो आपको बनाना पड़ेगा ना अपने लिए भी, ताकि बंदा टारगेट होता है उसके पीछे भागता है ना। टारगेट तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि भाई हाँ ठीक है, पेपर की डेट ना ली जाए, पैसे जाया नहीं हो उसमें, वो सही है। लेकिन आपने एक टारगेट बनाना पड़ेगा ना, ताकि उस टारगेट पे हम काम तो करें। क्योंकि तो जब तक पहले टारगेट मेरी, नहीं होता, जब तक टारगेट नहीं होता बंदा भागता नहीं है ना। हाँ बात सही है आपकी, टारगेट आपकी बिल्कुल सही अप्रोच है, लेकिन अभी तक मुझे तो पता ही नहीं है ना कि मैं किस वर्थ में हूँ। चले हम पहले एक कुछ वो सॉल्व करते हैं, एक जरा पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। जी। अच्छा, फिर आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी, अब हम बात करें सेटलमेंट ऑप्शंस की। सेटलमेंट ऑप्शंस में लिखा हुआ है व्हेन अ डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गिव्स वन पार्टी अ चॉइस ओवर हाउ इट इज सेटल्ड। Example, the issuer can choose whether to settle in cash or by issuing shares. The instrument is a financial asset or financial liability unless all the alternative choices would result in it being an equity instrument. अब यहां पे इसने बात करता है कि भाई अब पार्टी के पास क्या है, ऑप्शन है। वहां तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। यहां पे अब पार्टी के पास ऑप्शन है टू सेटल इन कैश और बाय इशुइंग शेयर्स, ठीक है। पार्टी के पास ऑप्शन आ गया है, ठीक है।
तो जब ऑप्शन आ जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको आप फाइनेंशियल लायबिलिटी में लेके जाओगे या फाइनेंशियल एसेट में लेके जाओगे, इक्विटी में लेके नहीं जाओगे, unless all the alternative choices would result it being an equity instrument. जब सारी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस खत्म हो जाती हैं, हमें लगता है इक्विटी में जाएगा, तो हम इक्विटी में लेंगे, वरना हम इसको जब ऑप्शन होगा, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कि अगर ऑप्शन है तो फाइनेंशियल एसेट है या लायबिलिटी है, इक्विटी में नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे जरा, बुक को जरा ऊपर करेंगे जरा, ये 2.4 जरा ऊपर और जाए जरा, जाने दीजिए, मैं बताता हूँ आपको, वापस आते हैं। Presentation of financial instruments। अच्छा, रुकूं या और ऊपर जाऊं? जाए जाए जरा, मैं आपको बताता हूँ। बस ठीक है। अब आप चले जाए नीचे, वहीं पे जाए, वहीं पे जहाँ से ठीक है, सेटलमेंट ऑप्शन में हमने देखिए, जब ऑप्शन होगा तो आपको उसको फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी में लेके जाओगे, इक्विटी में लेके नहीं जाओगे, अनलेस के सारे ऑल ऑल्टरनेटिव चॉइसेस वुड रिजल्ट इन बीइंग इट एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। फिर सारी चीजें आपको वहां लेके जा रही हो तो, वरना ऑप्शन पे आपने उसको फाइनेंशियल एसेट में लेके जाना है। ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे ऊपर के कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो अब यहां बात करें कंपाउंड की। ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर इक्विटी और लायबिलिटी के कंपोनेंट्स दोनों मौजूद हो। when ठीक a है। derivative financial instrument gives one party a choice over how it is settled, the issuer can choose whether to settle it in cash or issue the instrument as financial assets, financial liability, unless alternative choices would result in being an instrument। क्लियर है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि when a derivative financial instrument gives one party a choice, मतलब मैं इसको किसी डेरिवेटिव के साथ लिंक कर रहा हूँ इस वक्त। सही है। वो मिसाल के तौर पे जैसे मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब उसमें किसी एक पार्टी को चॉइस मिलती है, कैसे? थोड़ा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करने में, अगर चलो हम रिलेट कर देते हैं, अब ऐसी सेटलमेंट हो या ना हो अलग बात है। ठीक है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपने उसको कह दिया यार कि या तो मैं आपको उस वक्त जब सेटलमेंट हो रही होगी, मैं आपको शेयर्स दे दूंगा क्योंकि मेरा पैसे नहीं है, ठीक है, मेरी कंपनी के शेयर्स ले लेना, या फिर मुझसे पैसे ले लेना, या आपके ऊपर है, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। तो फिर तो वो फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी में जाएगा, वॉट एवर जिस साइड पे भी मैं हूं। ठीक है। तो इक्विटी में नहीं जाएगा इफ यू हैव गिवन एम ऑप्शन, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन में आप उसको कैश ही लोगे, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। ज्यादातर, अब हो सकता है कभी शेयर्स की बात आए तो आए, लेकिन जो है वो ज्यादातर में कैश ही लोगे, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन जाएगा आपका वो। ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिव चॉइस है कि भाई वो इक्विटी में चला जाए, वो बोल दे बिल्कुल फाइनली कि भाई मैं इक्विटी ही लूंगा, शेयर्स ही करूंगा, तो फिर तो आप उसको इक्विटी में ले जाओगे, वरना आपकी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी ही है। कुछ अच्छा, क्लियर? शायद मैंने जो है ना, मुझे ये बात तो आपकी समझ आ गई, लेकिन शायद मैंने ये पार्ट मिस कर दिया कि इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किस सेंस में कब हम मानेंगे। कल जो हमने बात की ना लाइबिलिटी के ऊपर, देखिए, इक्विटी वो मुझे, इंस्ट्रूमेंट जब फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है ना, तो वो इक्विटी है। मतलब वो अगर लड़का नहीं है तो वो लड़की है, बस यही हो सकता है, तीसरी चीज नहीं है, तीसरी आजकल आ गई है लेकिन वैसे नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो अगर वो लड़का नहीं है तो वो लड़की है, अगर वो फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी नहीं है तो वो इक्विटी में जाएगा।
इक्विटी का कोई अपनी रिकग्निशन क्राइटेरिया नहीं है, लाइबिलिटी का है। लाइबिलिटी का क्राइटेरिया है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपका कोई आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है। तो अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ऑब्लिगेशन आ रहा है तो आप उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी में डाल दोगे, वरना इक्विटी में डाल दोगे। अब फिर ये दो तीन और सिनेरियोज बता रहा है, जैसे क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, या फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, या फिर आप सिनेरियो क्रिएट करने के लिए, कि दो दो और चीजें इसने बताई कि यार हमें पता नहीं है आगे जाके क्या होगा। जब पता नहीं है क्या होगा तो आप उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी में ही ले जाओगे। दूसरा बात कि अगर आपको पता है, मतलब आपने एक ऑप्शन दिया हुआ है पार्टी को कि यार या तो आप जो है ना मुझसे पैसे ले लेना, या तो आप मुझसे, मतलब उसको अपने ऑप्शन दिया हुआ है, जो तुमने करना है करो मेरे साथ, ठीक है। तो फिर आप उसको तब भी फाइनेंशियल लायबिलिटी में ही ले जाओगे, इक्विटी में नहीं ले जाओगे। ये दो सिनेरियो उसने आपको और स्पेसिफिकली बता दिए हैं, जो कि टेस्ट भी हो सकते हैं और ये सिनेरियो रियल लाइफ में भी आ सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं आप जो कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन सही मैं है। सिर्फ इसको थोड़ा सा मैं इसको को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग जरा क्लियर हो। उसमें शायद थोड़ा टाइम लगे। कोई मसला अब नहीं। जैसे आपने बात की इसकी क्या कहते हैं अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, राइट? हम्म। तो जब मैं किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता हूँ, हम्म। ठीक है, तो उस वक्त मेरे सामने कुछ चीजें क्लियर हैं कि भाई ये मेरी लाइबिलिटी है या ये मेरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी या प्रोविजन तो उस केस में आएगी जब मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। मैं ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें मैं बिल्कुल ही मुझे अंदाजा ना हो कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ एज अ बिजनेस एंटिटी। कंटीजेंट में, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी की अगर बात करें ना, तो उसमें ये हो सकता है कोई लिटिगेशन इस तरह की चल रही हो, ठीक है, कोई लिटिगेशन कंपनी पे हो जहां की जिसकी सेटलमेंट होनी है आगे फ्यूचर में, लेकिन पता नहीं है होगी नहीं होगी, किस तरीके से होगी, ठीक है, जहां पे नहीं, लिट मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड थोड़ा वेग लग रहा है। अब स्टैंडर्ड तो बताया ना, देखो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है। वो आपने देखना है कि भाई आपसे रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, आपने अप्लाई करना है नहीं करना। वो तो उस चीज को वो प्रिंसिपली बता देगा कि भाई हाँ ये है, लेकिन अब डिपेंड करता है सिनेरियो पे क्या हो रहा है। वो तो हर चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिपेंड तो सिचुएशन, ग्राउंड पे तो आप खेल रहे हो ना, तो ग्राउंड पे तो आपने देखना है कि भाई क्या होना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखिए हर चीज की मैं आपको बताऊं ना कि ये जो एक तो स्टैंडर्ड है, ये वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, ये बहुत हमसे हाई लेवल की चीज है। मतलब ये है कि हाई लेवल से मुराद इस तरह की डीलिंग्स, करेंसी रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप को इक्का दुक्का लोग कर रहे होंगे, ठीक है, इक्का दुक्का लोग कर रहे होंगे। विद इन, अगर आप बाहर बात करो तो बाहर भी इतनी ज्यादा कोई इसमें बहुत ज्यादा डीलिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत कम है, ठीक है। बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम पाकिस्तान की देखेंगे तो उसमें इस तरह की चीजें बहुत कम होंगी, ठीक है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम होंगे, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस तो हमेशा होती हैं, लेकिन कम होंगी, तो इसलिए आप इसको रिलेट करना इतना आसान नहीं होगा। हो भी सकता है, आप सही कह रहे हो कि वेग सा हो, आप अप्लाई ना कर सको, पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो है स्टैंडर्ड है, पढ़ना तो है। हाँ, सही बात है आपकी। अच्छा, जैसे ये लाइन है, एक फर्स्ट लाइन है, मैं देखिए, हम्म। when a derivative financial instrument gives one party a choice over it, how it is settled। इसका मतलब ये है कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा हूँ तो मैं अदर पार्टी को ये कह रहा हूँ कि जी आप चूज कर लो, बिल्कुल। आपकी मर्जी, ठीक है जी। बिल्कुल। बिल्कुल। आप चूज कर लो, मुझे पैसे 10 दिन बाद दो, 20 दिन बाद दो, बिल्कुल। 30 दिन बाद दो, ठीक बिल्कुल। है। एक तरह से मैंने उसको ये लेवरेज दे दी, तो अब ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये लाइबिलिटी ही बनेगा हर सूरत में। बिल्कुल। सही है। बिल्कुल उसके सही। लिए ये एसेट होगा।
सही है। अब ये ठीक है, मैं ज्यादा इस पर नहीं डिस्कस करता, चलते हैं आगे। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जैसे हम यहाँ बात करें ना, एक इंस्ट्रूमेंट को आपने रिकग्नाइज कर लिया, उसको आपने लायबिलिटी में ले गए या आपने इक्विटी में ले गए। अब मसला ये है कि यहाँ पे एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, जैसे वो लड़का भी है और लड़की भी है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें या क्या बोलता है स्टैंडर्ड, इसमें हमें स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई आपने इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए का वो कंपोनेंट है और उसमें 50 रुपए की इक्विटी है, 50 रुपए की लायबिलिटी है, तो आपने तोड़ तोड़ के उसको लेना पड़ेगा। एक इंस्ट्रूमेंट को आपने तोड़ना पड़ेगा दो हिस्सों में, जिसकी वैल्यू आप दो दफा लिखोगे, एक लायबिलिटी में लिखोगे, एक इक्विटी में लिखोगे। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। Some financial instruments contain both a liability and equity element. In such cases, IS 32 requires the component parts of the instrument to be classified separately according to the substance of the contractual arrangement, not the legal form, substance form. ठीक है, तो लीगल फॉर्म में तो वो एक ही चीज होगी क्योंकि एक ही चीज है। And the definition of financial liability and equity instrument. One of the most common types of compound instrument is convertible debt. कन्वर्टेबल डेट क्या है कि बाद में वो शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकता है उसको। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजों का एलिमेंट है, शेयर्स का भी है और आपका डेट का भी है, मतलब आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी है। दिस क्रिएट्स अ प्राइमरी फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द इशूअर and grants an option to the holder of the instrument to convert it into an equity instrument, usually ordinary shares of the issuers. This is the economic equivalent of the issue of convertible debt plus a warrant to acquire shares in the future. Although in theory there are several possible ways of calculating the split, the following method is used in IS 32. IS 32 क्या कहता है भाई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी कंपोनेंट। आप लायबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू निकालोगे पहले किसी तरीके से, फिर टोटल जो आपका कंपोनेंट है उसकी वैल्यू में से जब लायबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू को माइनस करोगे तो इक्विटी आ जाएगा, वो आपकी इक्विटी की वैल्यू होगी। यानी इसमें भी वही बात है कि आपने इक्विटी को नहीं छेड़ना, आपने लायबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, माइनस करके आपके पास इक्विटी की वैल्यू खुद ही आ जाएगी। द रीजनिंग That is from the instrument. The reasoning behind this approach is that an entity equity is its residual interest in its assets amount after deducting all its liabilities. The sum of the carrying amounts assigned to liability equity will always be equal to the carrying amount that would be ascribed to the instrument as a whole. Obviously दोनों को मिला के 2 + 2 4 ही होना चाहिए। ये ठीक है, माइनस किससे कर रहे हैं, माइनस किससे कर रहे हैं? जो टोटल इक्विटी की वैल्यू है ना, जो टोटल इक्विटी की वैल्यू नहीं, सॉरी, टोटल आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है हाँ। उसमें से आपने लायबिलिटी के कंपोनेंट को माइनस करना है, जो हमें लग रहा है कि यार मतलब ये लायबिलिटी की वैल्यू है। अच्छा, थोड़ा सा इसको दोबारा से ऊपर से देखें जरा, एक मिनट। सही है। कंपाउंड फाइनेंशियल क्या है, कंपाउंड फाइनेंशियल? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसकी एग्जांपल उसने दी है कन्वर्टेबल डेट। यस, कन्वर्टेबल डेट क्या होता है नॉर्मली? कन्वर्टेबल डेट ये होता है, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हैं लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी आप उसको या तो कन्वर्ट करा सकते हो ऑर्डिनरी शेयर्स में, या तो आप कैश ले लो। कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ऑप्शन होते हैं उसके अंदर। कन्वर्टेबल डेट है क्यों, कन्वर्ट कर सकते हो उसको। कन्वर्टेबल डेट से मुराद की मेरी बैलेंस शीट के ऊपर एज ए लाइबिलिटी है। जी, लेकिन अभी फिर हम जैसे अभी हम इससे बात कर रहे हैं कि हम इसको फिर क्या, अभी हम कहाँ लेके जाएंगे, लायबिलिटी में लेके जाएंगे, इक्विटी में लेके जाएंगे, अभी हम नहीं, ये हम लड़ तो रहे हैं इसको ना।
हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये इनको इसको स्प्लिट करेंगे दोनों में। हाँ कन्वर्टेबल डेट, मैं इसको ठीक है। ठीक है, नीचे इसने एक मिसाल दी हुई है, इसकी एग्जांपल दी हुई है, उसको पढ़ते हैं शायद उससे भी क्लियर हो जाए। हाँ एक कंपनी है जिसने इशू किए 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2002। बॉन्ड्स हैव अ 3 ईयर टर्म, 3 साल की टर्म है। इशूड एट पार है, पार पे इशू किया है। फेस वैल्यू 1000 पर बॉन्ड है। टोटल प्रोसीड्स जो हमें मिली है इससे वो 2000 मल्टीप्लाई 1000 $2 million हो गई। ठीक है। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन एरियर्स एट अ नॉर्मल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट जो है वो 6% हम उसको दे रहे हैं। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल एट एनी टाइम अप टू मेच्योरिटी इनटू 250 कॉमन शेयर्स। कभी भी वो अपने बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। और एक बॉन्ड के उसको मिलेंगे 250 कॉमन शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, ये सिनेरियो क्लियर है। अच्छा, ये जब बेसिक एग्जांपल है तो दोनों ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स भी और डेट बॉन्ड्स भी, बिल्कुल, राइट? फाइनेंशियल तो इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं आप। अब उसको इक्विटी में लेके जाना है, फाइनेंस डेट में। अब बॉन्ड्स जब अगर, अब मुझे ये देखना होगा कि मैं इश्यूअर हूँ बेसिकली, हाँ मैं इश्यूअर हूँ, तो इसका मतलब ये कि मेरे लिए ये लाइबिलिटी है ऐसे ही है। और इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है इसके ऊपर जो मैंने पे करना है बिल्कुल ऐसे पार्टीज ही। को। बिल्कुल ऐसे ही। तो is payable annually in arrears at a nominal interest rate, and each bond is convertible at the time upon the maturity। और फिर उसके बाद ये मेच्योरिटी के ऊपर ये कन्वर्ट हो जाएगा मेच्योरिटी 250 कॉमन मेच्योरिटी पे नहीं, शेयर्स। मेच्योरिटी पे नहीं। कन्वर्टेबल एट एनी टाइम अप टू मेच्योरिटी। मेच्योरिटी तक वो कभी भी इसको कन्वर्ट कर सकता है, एट एनी टाइम। क्यों, ये आइडिया है इसमें? नहीं, हमने उसको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको कभी भी शेयर पे। ये हमारा अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैंने होगा। इन्वेस्टर को मैंने ये ऑप्शन दिया कि इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दे, बिल्कुल, कर ले वो किस वक्त। किसी भी वक्त। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और इसके एक शेयर पे, एक बॉन्ड पे उसको 250 शेयर्स देंगे।